देश में होने वाले चुनावों में क्या ईवीएम का प्रयोग नहीं होना चाहिए? क्या ईवीएम के प्रयोग से वास्तव में चुनाव को हैक किया जा सकता है? क्या इसका जो अल्टरनेट, जो पहले जिस तरह से बैलेट का प्रयोग होता था, क्या बैलेट में कोई धांधली नहीं होती? क्या जो पोस्टल बैलेट है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो अंतर आता है, उनके ट्रेंड में जो अंतर आता है, क्या वो किसी तरह के मैनिपुलेशन की तरफ इशारा करता है? इन मुद्दों को हम लोग जानने और समझने की कोशिश संक्षेप में करते हैं। ईवीएम का प्रयोग भारत में 2004 से शुरू किया गया और निश्चित रूप से 2004 में हमने जाना कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद किसकी सरकार आई? कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार आई। इंट्रोड्यूस हुआ किसके ज़माने में? जब बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद 2009 में दोबारा जब देश का आम सभा का जब चुनाव होता है, लोकसभा का आम चुनाव होता है, तो फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होती है। तो उस समय सबसे पहले ईवीएम पे क्वेश्चन खड़े करने वाली कौन पार्टी थी? बीजेपी थी। वो नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और जिनकी पूरी उम्मीद की जा रही थी कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी का खैर ये सपना तो सपना ही रह गया, हम सब लोग जानते हैं। एक बहुत ही निर्विवाद रूप से एक बहुत ही एक अच्छे नेता थे। अगर देश को उनके जैसा प्रधानमंत्री मिलता तो शायद देश की नीतियां कुछ और दिशा में होती। खैर, लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बने। उन्होंने सबसे पहले इसकी आलोचना की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि भाई ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जहाँ पर दुनिया भर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेंशन हुए और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट लोग रहते हैं, वो जर्मनी देश है और जर्मनी भी अब इस सिस्टम को अपने यहाँ लागू नहीं कर रहा है। तो भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तमाम लोग अभी यहाँ पर साक्षरता पूरी तरह से 100% नहीं हुई है, तो यहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। खैर, उनकी बात नकार खाने में तूती की आवाज़ ऐसे ही रहेगी, किसी ने उनकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, लेकिन ये बात चर्चा में आने लगी। इसके बाद 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि अगर आप ये प्रश्न उठाते हैं तो साबित करिए। बात चलती रही। 2017 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव हुए, दोनों जगह बीजेपी की सरकार आई। तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे रीजनल पार्टीज़ ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने उठाए, कांग्रेस ने उठाए, देश भर में आवाज़ उठाई। आप पार्टी ने इधर उठाना मुद्दा शुरू कर दिया था कि ईवीएम जो है वो डाउटफुल है, जबकि आप पार्टी ईवीएम से ही हो रहे चुनावों में दिल्ली में चुनाव जीत रही थी। तो उसके बाद इन सारे सिस्टमों के बाद उस समय देश में चूंकि 2019 में फिर से जो है आम चुनाव होने थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम, चूंकि रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी थी, तो उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फिर से इनवाइट किया कि आप साबित करिए कि ईवीएम हैक हो सकती है। खैर, तो एक अलग मैटर है। ईवीएम नहीं हैक हो सकती, इसके संबंध में या इसके फेवर में जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते कहता हूं, वो पूरे के पूरे बेतुके हैं। अब आपका सिस्टम समझिए, दुनिया में 200 देश मान के चलिए, उसमें से 2/3 देशों में ईवीएम नहीं यूज होती। केवल 31 कंट्रीज में ईवीएम का प्रयोग इन चुनावों के लिए हो रहा है। ब्रिटेन से पुरानी तो कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है नहीं, पर ब्रिटेन ने कहा, ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट है कि ईवीएम पे भाई कुछ डाउट है, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे डाउट है। क्या हम ब्रिटिश सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल नहीं मान सकते? हमारा तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम लगभग ब्रिटेन से इंस्पायर है। हम बहुत कुछ उनसे जो है हम ये मान सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ उन्होंने हमारे सिस्टम को उन्होंने गाइड किया है। तो ब्रिटेन तो कहता कि नहीं, ये पूरी तरह से जो है ये ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता, उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं किया। अमेरिका में लागू नहीं, जापान जिसने इस मशीन का इन्वेंशन किया वहाँ लागू नहीं, जर्मनी में लागू नहीं, तमाम बड़े देशों में लागू नहीं, केवल 31 देशों में, भारत है, ब्राज़ील है, तमाम है। अब नीदरलैंड में सबसे पहले ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, बाद में नीदरलैंड ने भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है, जब 2/3 देश कह रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो सकता है। ये भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, तो इसका मतलब सच है। इंडिया में आज तक कभी ये मशीन हैक नहीं हुई, जो चुनाव हारा उसने केवल आरोप लगाया। ये चीज तो कही जा सकती है, क्योंकि किसी ने अभी तक साबित नहीं किया। लोग कहते रहे कि भाई हमारे घर के, मेरा वोट, हमारे घर के 10 वोट, पर वोटिंग मशीन में 0 निकला। अब कमलनाथ इस बार कह रहे थे कि हमारे यहाँ तमाम ऐसे नेता हैं जो मंत्री भी थे, कह रहे हैं जब हमारे गांव के वोट काउंट हुए, उस बूथ का वोट काउंट हुआ, तो उनको 5 वोट नहीं मिले, जबकि उनके खुद के परिवार में 100 वोट हैं। ऐसा होता आया है। इसका जवाब कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, इसका जवाब कभी किसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने नहीं दिया। ऐसे हजारों एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ी रहीं, पर कभी भी इसका कोई जवाब ऑथेंटिक रूप से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, या लोगों ने नहीं कहा कि हमारी शंका का समाधान हुआ। पहली चीज।
दूसरी चीज़, ये मशीन हैक हो सकती कि नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि मशीन हैक हो सकती कि नहीं, पर आप इन असेंबली इलेक्शन का एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव में पहले फेज की वोटिंग कब हुई? 7 नवंबर को। उसके बाद आखिरी फेज की वोटिंग कब हुई? 30 नवंबर को। काउंटिंग कब हुई? 3 दिसंबर को। इसमें जो कुछ भी हो सकता है, जब आप ये मशीन, ये पहले कुछ नहीं होता कि जहां भंडारण गृह है वहां पे किसी ने, इंजीनियर ने कुछ कर दिया, या जब ये डिस्ट्रीब्यूट की गई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जब ये सिस्टम ये चला और वहां भंडारण गृह में पहुंचा, जिला निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द हुआ, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंप्यूटिंग सिस्टम करके इसको हर बूथ की मशीन उन्होंने कंप्यूटराइज करके उन्होंने उसके नंबर, चिप के नंबर डिसाइड हुए, भेजना शुरू किया। उस समय कुछ नहीं हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो तब होता है जब आप इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चुनाव का फेज आपका 7 नवंबर को हुआ, मशीन आपने रख दी कितने दिनों के लिए? मशीन भाई आप 30 दिन बाद काउंटिंग कराएंगे। आप ईवीएम लाए तो इसीलिए हैं कि जो 40 घंटे में जो है हम किसी वोटों को गिनते थे वो हम 4 घंटे में गिन लें, पर आप तो गिन रहे हैं कितने, एक महीने बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद। चुनाव 7 नवंबर को हुआ, चुनाव हुआ मेरे ख्याल से उसके बाद जो और फेज के चुनाव हुए मेरे ख्याल से 13 या 17 नवंबर को हुए, 23 नवंबर को राजस्थान में हुए और उसके बाद 30 तारीख को तेलंगाना में हुए। जहां पर आखिरी में चुनाव हुआ वहां पर केवल कम समय मिला, 2 दिन या 3 दिन स्टोरेज में मशीनें हुई। तेलंगाना में कांग्रेस जीती, खैर कांग्रेस वहां कह भी नहीं रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हुआ। लेकिन मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में पहले फेज में चुनाव 7 तारीख को हुआ। आप कैसे 24-25 दिन तक वोटिंग मशीन को वहां रख सकते हैं? आपने वोटिंग मशीन रखा उस दौरान। अब कोई ये कहे कि वहां सीसीटीवी लगे रहते हैं, वहां पर मिलिट्री रहती है, वहां पर सिस्टम रहता है, यहां ये होता है। भाई हम आपको बताएं, भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां पर इतने चुनाव होते हैं, अगर ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है तो कुछ भी हो सकता है। पहली चीज, भारत में क्या ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल है? कतई न्यूट्रल नहीं है। कुछ प्रतिशत न्यूट्रल है, 75% कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। सरकार डीएम एसपी चुनाव के पहले अपना छांट के जिलों में तय करते हैं कौन होगा, और डीएम एसपी से लेकर नीचे तक का बिल्कुल उसके मन में ये पूरा सिस्टम रहता है कि किसी तरह जो है, अगर उसकी सरकार में इंटरेस्ट है, भाई डीएम एसपी वही रखे गए जो उनकी आइडियोलॉजी को, उनके सिस्टम को हमेशा उन्हीं की पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो रखे गए। तो भारत में ब्यूरोक्रेसी अभी न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी नहीं बन पाई है, इसीलिए किसी पे प्रश्न नहीं है, पर एक शंका पैदा होती है। और ये ईवीएम को जो हैक नहीं हो सकती, जो बात करते हैं कि ये सिंगल ऑपरेटेड सिस्टम है, किसी इंटरनेट से नहीं जुड़ा, बहुत बेवकूफ़ी की बातें हैं। पर पेंटागन पहली बार कब हैक हुआ? चाइनीज सिस्टम कब हैक हुआ? और नीदरलैंड का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कब हैक हुआ? ब्रिटेन का सिस्टम कब हैक हुआ? बड़े बड़े सिक्योरिटी सिस्टम, नासा की वेबसाइट्स हैक हो गई, तमाम ऐसे सिस्टम हैक हो गए जो इंटरनेट से नहीं जुड़े थे। सिंगल ऑपरेटेड सिस्टम हैक क्या, उनका पूरा का पूरा सिस्टम, डिफेंस सिस्टम तमाम कंट्रीज के हैक हो गए। इतने साइबर एक्सपर्ट, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट दुनिया में पड़े हुए हैं। अगर आप ये कर लें कि भारत का ये राजा हरिश्चंद्र की बनाई मशीन तो है नहीं, इंसानों ने बनाई है। वही इंसान अपने ही डिफेंस सिस्टम में कितने जासूस निकल जाते हैं, पाकिस्तान के, दुश्मन देशों के निकल जाते हैं। इसी देश में जिसको हम बड़ा ईमानदार समझते हैं, लूट कर खाने वाले नेता भी निकल जाते हैं, कितने करप्ट लोग भी निकल जाते हैं। तो क्या राजा हरिश्चंद्र, जिनका डीएनए बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र का था, क्या उन्होंने ही मशीन तैयार की है? ये कोई नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एविडेंस लाइए। अभी जो वहां पर रिट याचिका चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। अगर वो चाहती तो इस आम चुनाव के पहले इस रिट पेटिशन जो कि प्रशांत भूषण ने फाइल की है, शायद एडीआर की तरफ से वो फाइल हुई है, उस पे जल्दी हियरिंग हो सकती थी। पर जुडिशरी में भी आप देखिए, क्या जुडिशरी पूरी तरह से न्यूट्रल है? क्या कभी कभी हमें कमिटेड जुडिशरी के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर सांसद बन सकते हैं, पार्लियामेंट में आ सकते हैं, किसी सरकार की वाहवाही कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि यहां पर सुप्रीम संविधान की रक्षा करने के लिए जिनका दायित्व दिया गया था, वो नीचे इतना आकर के फिर वहीं पर एक पार्लियामेंट के मेंबर होके एक पॉलिटिकल पार्टी की जय बोल सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब चीज यहां पर न्यूट्रल है? कुछ अंश कहीं ना कहीं कमिटेड है। तो रही बात ईवीएम की, तो ये इलेक्शन विक्ट्री मशीन भी बन सकती है। बनी नहीं इस देश में, ये खुशी की बात है। तो इसीलिए अगर
अगर ये प्रश्न उठे हैं, वाइडर सर्किल में उठे हैं, तो इसके जवाब आने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या न्यूट्रल है अपने आप पूरी तरह? हम प्रश्न नहीं उठा रहे। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीएन शेषन वाला था, शेर की तरह दहाड़ता था। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा हो गया जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सरकार चाहती है उसी तरह सुविधाओं से चुनाव होता है, उसी फेजेस में इलेक्शन होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, पर ये डेमोक्रेसी इंडिया की है। सवाल उठाए जाते हैं। जीवीएल नरसिम्हा ने, जो कि बीजेपी के नेता थे, 2009 में किताब भी लिखी इस पर बाद में, जिसको नितिन गडकरी ने जिसका विमोचन किया था। लालकृष्ण आडवाणी उसमें थे। बड़ी तमाम तरह की सेमिनार्स हुई थी और उन्होंने उस किताब में साबित करने की कोशिश की थी कि भाई ये मैन ऑपरेटेड सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसको कहीं ना कहीं से मैन ऑपरेट करता है। जो 3 मशीनें होती हैं, भाई आप सारी वीवीपैट मशीनें सबको वीवीपैट से जोड़ दीजिए, सबको पर्ची दीजिए, आप नहीं देते हैं। आपने जिस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए शुरू किया, भाई आप इलेक्शन हो तुरंत आप काउंटिंग कर दीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक सीट पर चुनाव होता है, कभी ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठता है। जब मास में चुनाव होता है, 3 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव, 10 राज्यों में चुनाव, पूरे देश में चुनाव, तब ईवीएम पे प्रश्न उठता है। और तब ईवीएम की मशीनें महीना भर, 1.5 महीने के लिए काउंटिंग, फाइनल काउंटिंग होने के पहले एक जगह रखी जाती हैं। और फिर वहां पर तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी साइंस हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए यह कहना कि जो जीतेगा वो ईवीएम जय बोलेगा, जो हारेगा वो ईवीएम पे प्रश्न उठाएगा, शंका का समाधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये बैलेट से होने लगे तो क्या बैलेट में धांधली नहीं होती? देखिए, जब तक मैंने कहा ये सब मैन ऑपरेटेड सिस्टम है, आदमी सही है तो सब चीज सही है, कुछ नहीं हो सकता है। अगर ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है तो जहां पर 1000, 2000, 5000, 10,000 के भी बैलेट इधर से उधर होते आए हैं। जीते हुए चुनाव जो पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं, जो नियम बनाते, कानून बनाते, किसी पार्टी के, हमने तमाम आपको उदाहरण दे दें, बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के तमाम नेताओं ने कहा यार हमारे यहाँ बैलेट इतना था, हम जीत रहे थे, और बाद में इस तरह से हुआ और पुलिस ने सबको बाहर निकाल दिया और तुरंत चुनाव पलट गया और हम 70 मतों से हार गए, हम 500 मतों से हार गए, हम 1000 मतों से हार गए। ऐसे भी बहुत से रिजल्ट आते हैं। तो अगर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है तो वहां पर भी प्रश्न उठ सकता है। ऐसा नहीं है कि बैलेट से होने लगेगा सब कुछ है। और पहले जब चुनाव होते तो सब कुछ फेयर होता था। हमेशा जितनी मजबूत सरकार होगी उतनी ब्यूरोक्रेसी उधर प्रभावित होगी, उतनी ब्यूरोक्रेसी का जो है सरकार के प्रति एक समन्वय बन जाएगा। क्यों? अब ब्यूरोक्रेसी में हम जो है हम देखते हैं कि सरकारें चाहती कि उन्हीं का डीएम, उन्हीं का एसपी जातिगत समीकरण करने लगते हैं रीजनल पार्टियां तो तमाम, कि हमारे यहाँ फला जाति का ही आपके यहाँ जो है डीएम होगा, फला जाति का एसपी होगा, फला जाति का कोतवाल होगा, फला जाति का एसडीएम होगा, फला जाति का तहसीलदार होगा। बाकी लोगों को आपने क्या किया? पुलिस के लोगों को आप पीएससी में भेज देते हैं। ये होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो ये सब मैन ऑपरेटेड सिस्टम है। रही बात पोस्टल बैलेट की, पोस्टल बैलेट में कौन वोट करता है? जो सैनिक लोग हैं वो वोट करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में है वो वोट करते हैं। इनका अक्सर झुकाव जो सरकार होती है उसकी तरफ होता है। इसीलिए, और ये चूंकि बैलेट फॉर्म में होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि देखो हम तो चुनाव जीत रहे थे, जैसे ईवीएम आया हम चुनाव हारने लग गए। तो वो चुनाव अक्सर आप देखिए जितने भी पोस्टल बैलेट होते हैं शुरुआत में वो रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में ही रहते हैं। हो इसमें भी हेरफेर सकता है, क्योंकि इतने जो हमारे जो बूथ एजेंट होते हैं, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, तो जिंदाबाद करने वाले 90% लोग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको कहां पर इतनी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है? ये ईवीएम की प्रोग्रामिंग को दूर बैठ के ये कहां जान पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हमारा कहने का आशय है, हम इस सिस्टम को ये नहीं कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। हमारे देश में अब तक सब सही हुआ है, पर यह सिस्टम गड़बड़ नहीं हो सकता। ये कहने वाले अगर लोग इसमें ज्यादा ताकत लगाएंगे, इसका मतलब कुछ भाई डाउट है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो एक रिट पिटीशन पड़ी है उसको सुप्रीम कोर्ट को त्वरित सुनवाई करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया कि इस इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के पहले इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। शायद अब इसमें बहुत समय लगेगा इसके डिस्पोजल में, लेकिन कभी ना कभी इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन ये करना ही पड़ेगा। जब दुनिया की 2/3 कंट्री इस सिस्टम को नहीं मान रही है, जब वो कह रही है कि इसमें कुछ डाउट हो सकता है, इसमें प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो ये राजा हरिश्चंद्र के डीएनए वालों ने तो ये मशीन बनाई नहीं है। ऐसा तो भाई हम नहीं कह सकते कि बाकी दुनिया की साइंस जो है गलत है, हमारी साइंस सही है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री और फेयर हो सकता है और ये कहीं से गड़बड़ नहीं हो सकता है। मशीनों में कोई गड़बड़ हेराफेरी नहीं की जा सकती है। एटलीस्ट मैं इसको
नहीं मानता हूं। आप भी इस पर मंथन करिए और अपना कमेंट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।